बात क्या है ना कि थोड़ा आपसे सारे डरते हैं। Yes. Very good evening to all of you. Welcome to Judiciary by PW. फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। आई थिंक अगर मुझसे भी डरते हैं ना तो फिर वो डरेंगे ही। आई एम टू फ्रेंडली विद ऑल ऑफ यू। और क्या कहते हैं, अगर अब इतना होने के बाद भी अब तो आई हैव चेंज्ड माई ऑल एवरीथिंग। पहले तो मैं क्या कहते हैं एज अ एल्डर सिस्टर और एज अ टीचर बोल देती थी कि यू पीपल स्टडी। अब तो आई नेवर से तुम लोग कोर्स लो, तुम लोग कोर्स मत लो, तुम लोग क्लासेस करो, तुम लोग क्लासेस मत करो। और अगर अभी भी यू आर सेइंग कि डरते हैं तो क्या कहते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या कहते हैं, बट आई वॉज आस्किंग इन अ वेरी नॉर्मल मैनर कि क्या कहते हैं कि अगर किसी का रह जाता है, अगर कुछ हो जाता है, क्या कहते हैं, और इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, सबकी गलती है। जब मैं डिक्टेट कर रही हूँ तो यू शुड आस्क मी ना। कि मैं तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी कह रही हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आपका कहीं डिक्टेशन के टाइम रह जाता है तो यू शुड टेल मी। मेरे को तो लग रहा है आप लिख पा रहे हैं। और लेट मी क्लियर वेरी वन थिंग यू, सबसे पहली बात, इधर किसी की गलती नहीं है एंड शी इज एब्सोल्युटली राइट एट हर प्लेस कि क्या कहते हैं कि मेंस में आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। पॉइंट भी रखा है, मैं बोलती हैं कि क्या कहते हैं, शी इज़ वेरी राइट एट हर प्लेस, उसकी कोई गलती नहीं है। क्या कहते हैं, हाँ, यू आर डिस्कसिंग, अगर शी इज़ आस्किंग यू, यू आर टेलिंग, तो ठीक है, अच्छी बात है, उसका काम है ये आप उसे बता सकते हैं। बट मेरे को तो ये बात समझ नहीं आ रही कि मेरे पास बात आने से पहले क्या कहते हैं आप उनको बोलोगे तो वो थोड़ी ना क्लास में आके डिक्टेट कराएंगी। डिक्टेट तो मैंने ही कराना है, तो बोलना तो मुझे पड़ेगा। और व्हाट इज दैट, डरते हैं यार। तो यार अब मैं उस डर को कैसे निकालूं, आई डोंट अंडरस्टैंड। डरना, व्हाट इज डरना? आई डोंट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डरना। कर रहा था तो कुछ थोड़ा हेजिटेशन था, उसने मुझसे भी कहा था इसने कि मेरा छूट जाता है, घर पे जाके लेक्चर जाएंगे। तो क्या कहते हैं, यू शुड आस्क मी ना। मैं तो क्लास में क्या कहते हैं, वो एक और स्टूडेंट आ नहीं रहा है, उसका क्या नाम है, आई डोंट नो, पार्थ, वो आ नहीं रहा है। तो मुझे पता था कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि अभिषेक के साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मुझे पता है सबके साथ प्रॉब्लम है। जब मैं पढ़ाने लगी तो मेरे को, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, आई हैव ऑलवेज टॉट इन इंग्लिश मीडियम बैचेस। बट क्या कहते हैं, मेरे को पता था कि आप लोगों को इनहैबिटेड का मतलब नहीं पता होगा। जब मैंने पूछा तो मैंने आपको इनहैबिटेड तक का मतलब बताया। तो अगर क्या कहते हैं, और देखो मैं ना एक चीज क्लियर करती हूँ, देखो मुझे ना किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, फिर वही वाली बात आ गई, आई डोंट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डर। आई डोंट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दैट इज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई शुड से, बेशक रिकॉर्डिंग हो रही है, आई हार्डली केयर। क्या कहते हैं ना, दैट इज शेमफुल ऑन माई पार्ट कि इतना फ्रेंडली होने के बाद भी, इतने अच्छे एग्जाम्पल्स देने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, गिविंग माई बेस्ट, और फिर ऐसे लगेगा कि क्या कहते हैं कि समवेयर समथिंग इज मिसिंग। सो दैट इज, और इसमें इस बीच में हमारे बीच में कोई नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट अभिषेक, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी, और वो बहुत अजीब मुझे ये लगी कि क्या कहते हैं कि यू शुड नो हाउ टू टॉक एंड यू शुड नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन। मैं आई हूँ क्लास में, मेरे को तो कहीं से कहीं तक भी नहीं था कि ही इज इन द पिक्चर। आई थॉट कि ही इज लाफिंग, मेरे को था कहीं ना कहीं। और जब मेरे को पता चला तो आई आस्क्ड, मैंने कहा विपिन, तो क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जब ये लिखते हैं तो मुझे पता चल जाता है। एक दिन मैंने इन्हें खुद कहा था कि कम आगे वाली सीट पर आकर बैठो, क्योंकि आप में से जब कोई बहुत लोग लिख रहे होते हो तो आई कैन सी दैट। मैं देख पाती हूँ कि आप लोग क्या लिख रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो, कितने लोगों का छुट जाता है, मेरे को सब दिख रहा होता है। कितनी बार तो क्या कहते हैं, जब कुशाग्र लिख रहा होता है तो मेरी नजर चली जाती है, तो मैं खुद ही रिपीट कर देती हूँ। शिवानी लिख रही होती है तो मैं खुद ही रिपीट कर देती हूँ। बट अगर आप ना क्या कहते हैं ना, देखो मेरे को ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम डिज़ाइन इस तरह से हुआ है कि यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स विद, ऑब्वियसली विद योर मेंटर्स। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और वो शी इज़ अ वेरी गुड एट हर प्लेस, वो अपने काम में बहुत बहुत खूब से, बहुत बखूबी से करती है वो अपना काम। बट बात सिर्फ इतनी है, रही पहले की बात, तो पहले की भी कोई बात नहीं थी यार। आई आस्क्ड कि व्हाट हैपेंड, पहले तो डेली आता था, अब क्या हो गया? यू ऑल आर लाइक माई ब्रदर्स। मेरा भाई भी सेम एज का ही है और वो भी उतना ही एडमेंट है चीज़ों को लेके। तो जब मैं आपको आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए समझा सकती हूँ, तब मैं आपको पढ़ाई के लिए समझा सकती हूँ। तो अगर कभी ऐसा कुछ हो तो मैं आपको डांट भी सकती हूँ, है फुल राइट। और अगर आपने मुझे वो दर्जा ही नहीं दिया है तो भैया कल से मैं आऊंगी, पढ़ाऊंगी, जाऊंगी, तुमको समझ आए नहीं आए, छोड़ो, साफ सीधी सी बात है। ऐसे नहीं बोला कोई बार। नहीं नहीं, मैंने मैम से कहा था, जैसे हम लोग का देख रहा था कि बहुत लोगों का छूट रहा है और बच्चे बोल नहीं रहे, तो मैंने
बोला कॉपी मैम कंप्लीट नहीं है मेरी, मैम थोड़ा फास्ट बोलती है जैसे मेरा छूट जाता है। और मैंने ये भी कहा कि मैम रिपीट भी करती है, बट क्या होता है कि मैम थोड़ा फास्ट रिपीट कर देती है, फिर उसमें छूट जाता है। तो बस बात इतनी थी। I think people want to listen what they want to listen. That is the ultimate point. I think this is the only point what I can, because I cannot say anyone because everyone is doing their jobs. But see, I will ask 2 questions और उससे ज़्यादा मेरे को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता. And those 2 questions are this. सबसे पहली बात कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Any problem with the concept? Please tell me. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एंड सेकेंड थिंग इज, आगे से अगर आपको डिक्टेशन की प्रॉब्लम है तो यू शुड टेल मी कि मैम एक बार रिपीट कर दो. पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि मुझे 10 बच्चे 10 बार बोलेंगे रिपीट करने को तो मैं नहीं करूँगी. रादर फिर मैं एक काम कर सकती हूँ, क्या, स्किप डिक्टेशन, बिकॉज डिक्टेशन गिविंग इज़ नॉट माई पार्ट. वो मैं अपने क्या कहते हैं मर्जी से देती हूँ कि चलो ठीक है तुमको आंसर राइटिंग में हेल्प होगा, वरना नो वन हैज़ फोर्स मी टू गिव डिक्टेशन. वेरी सिंपल. तो क्या कहते हैं, अगर सबसे पहले सी मेरा ना एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो 1 to 1 मैं आपसे डील कर रही हूँ. तो अगर आपको सबसे पहले कोई प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले मुझे बताएं कि ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही है. और मैं तो क्लास में कितनी बार आपसे पूछती हूँ कोर्स हुआ, ली बैकलॉग की क्लासेस. इनफैक्ट आई हैव सजेस्टेड यू कि नॉट टू टेक टीपीए कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप पहले बीएनएस कवर करो. और एक और बात बताती हूँ, दुनिया की कोई जीवन में आपको कोई मदद नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप खुद क्लासेस कंप्लीट नहीं करेंगे. आप एक क्लास आधी ले लेंगे, एक क्लास पूरी ले लेंगे, ऐसे जज नहीं बन पाएंगे. आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, आपको जो है वो डेली पढ़ना पड़ेगा. अगर आप डेली क्लासेस नहीं ले रहे हो, एक दिन एक क्लास ले ली, एक दिन एक क्लास ले ली, तो क्या कहते हैं, हो ही नहीं पाएगा. खुद सोचो ना. अब मैंने कल सपोज सर्कमस्टांस पे खत्म कराया, मुझे आज सपोज सर्कमस्टांस के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ाना है. तो अब आपको सपोज सर्कमस्टांस कल पता ही नहीं, तो मैं दोबारा टॉपिक रिपीट किस लिए करूँ? For what reason I'll revise the topic again? I'll make you teach that topic again. That is totally your fault. I hope you understand that, and it is for everyone. बैकलॉग तो इकट्ठा होता रहेगा. खुद से सोचो. मैं इस क्लास में बैठे हुए मैं पूछती हूँ, जय कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट है? आ गया? पूरा हो गया? सब कुछ याद हो गया? टीपीए पूरा याद हो गया? हाँ हाँ विंध्या, सारी क्लासेस पूरी हैं. विपिन तो चलो अभी आया. अरुणिमा, व्हाट अबाउट यू? हाँ, अब आप बताइए. सब कुछ कैसे होगा? और ना आई एम नॉट गुस्सा कि क्या कहते हैं कि मेरे को गुस्सा है, पर मेरे को हंसी इस बात की आती है. लिटरली मैं बता रही थी, उसने मुझे बताया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके ओके फाइन. क्यों? क्योंकि मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि जब मैं 1 to 1 आपको पढ़ा रही हूँ, 1 to 1 आपको डील कर रही हूँ, तो भाई तुम क्या कहते हैं, वो शर्म तुमको किस चीज़ की है? मुझको यहाँ पढ़ाने के पैसे मिलने हैं, तुमने पढ़ने के पैसे दिए हैं, तो क्लास में बोलो ना मैडम प्लीज़ रिपीट कर दो. इंग्लिश देखो मैं बताती हूँ, इंग्लिश में बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो, हरियाणवी में बोल सकते हो, जर्मन फ्रेंच में जर्मन फ्रेंच में मेरे को आती है, तुमको आती है मेरे को नहीं पता. यूपी का भी थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज है. बिहार भी समझ लेती हूँ, कि बिहारी भी थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ. तो क्या कहते हैं, तुमको जिस भाषा में बोला उस भाषा में बोलो, आई अंडरस्टैंड दैट. बट ना मेरे को क्या कहते हैं ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्या कहते हैं कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ 1 to 1 मैं आपसे डील कर रही हूँ, आप मुझे बताओ ना कि क्या कहते हैं कि अरे मैम थोड़ा सा रह गया रिपीट कर दो, इसमें कौन सा टैक्स लग जाएगा भैया? मैं आपसे आज कहता, बट आज मैम बुलाया था उन्होंने मुझे कहा कि मैम चलो ठीक, तो अपना वो नहीं था. अरे वो मैं समझ गई. ये कंप्लीट हो गया, ये छोड़ गया, उस सेंस में था. तुम्हारी गलती नहीं है, गलती इन सब की है. ये सब भी नहीं, सारे झूठ बोले, कुछ कहते नहीं, मुझे पता है कि वैसे जाके फिर मैंने कहा कि अबूजर का भी छूट जाता है, डेफिनेटली उसका भी छूट जाता. कौन? अबूजर भी कहा यार मेरा छूट गया था, तो फिर मैंने तो क्लास में बैठ के लड़कियों के सपने देखो कि छूटेगा ही. मैंने सबके बिहार पे बोल दिया कि मेरा भी छूट जाता है. और क्या, तुम्हें पता है मेरी फेस रीडिंग कभी खराब नहीं जाती. मेरी फेस रीडिंग कभी खराब नहीं जाती. क्लास के 2 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में बैठे बैठे गुम हो जाते हैं. नहीं, हाँ, क्लास में बैठे बैठे पता नहीं कौन सी दुनिया में खो जाते हैं. फिर मैं सोचती हूँ कि अरे क्यों ही बेचारों को टोका. मेरा आपने बताया नहीं, कहाँ बताया? अच्छे से बताया. बहुत ज्यादा वो नहीं.
क्या बताना था? मैम सबका बताया आपने, फेस रीडिंग वाला। सर आपको बेहतर पढ़ ली थी, आपको लाइन ही बोल दी थी, आप समझ गए। मतलब कुछ रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं, पढ़ाई में दिमाग लगा लो। मैं बन जाता। ओ, मेरे को देखना है ना, बस फिर मेरे लिए आपसे बोलूंगा कुछ भी। मेरे लिए तुम नहीं बने हो, मेरे लिए ये लोग बने हैं, हाँ। तुम नहीं, ये लोग। मैम आईटी को कुछ भी मेरे को तो पहले ही बोला है। अरे चिल करो यार, अब उसके सर मत हो जाना, इट्स ओवर। मैं मजाक, देखो फिर एक आखिरी चीज़, कोई बात नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और ना क्या कहते हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि चाहे मैं हो गई, चाहे संदीप सर हो गए, और चाहे मानसी मैम हो गई, हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि यू पीपल स्टडी एंड यू पीपल बिकम जज, ठीक है? अगर आप लोग जजेस बनेंगे ना तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारा ही है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, प्लीज़ अंडरस्टैंड। आपका फ़ायदा है नहीं है मुझे नहीं पता, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम लोगों का है। सी, अगर आप लोग बनोगे, शायद आप हमारा नाम लोगे शायद आप हमें पूछोगे, शायद जब कहीं आप कहीं बैठे होगे तो मैं आपको अगर कॉल कर सकूँ तो आप मेरा फ़ोन उठा के बोल सकेंगे कि हाँ मैम मैं आपका ये काम करा देता हूँ, करा देती हूँ, ठीक है ना? तो क्या कहते हैं, इसमें किसी का बेनिफिट नहीं है, इसमें सिर्फ हमारा बेनिफिट है। तो बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहती। मैं आपको बार बार क्यों टोकती हूँ कि प्लीज़ पढ़ लो, प्लीज़ पढ़ लो, पेपर आ गया, पेपर आ गया। राजस्थान के लिए मैंने आपको इतना जो है वो कहा कि आप फिल कीजिए, करिए, सिर्फ क्यों? कि कहीं ना कहीं जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दैट पुश वाज मिसिंग। हालांकि आई वॉज सो स्टूडियस, मानसी वॉज सो स्टूडियस, मानसी ने भी इतने सारे जो है वो, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सर इज़ ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, बट कहीं ना जो हमें लगा कि कहीं ना कहीं, सी प्लीज़ समझो इस चीज़ को, पढ़ तो हम लेंगे ही, मैं इस चीज़ को एडमिट करने में कभी कोई शर्म नहीं मानती, कहीं ना कहीं कोई तो कमी हम में भी रह गई कि हम नहीं बन पाए। अगर कमी नहीं रही होती तो हम भी बन जाते, बी इट लक या हमारी मेहनत या कुछ भी, कुछ तो कमी रह गई ना, ठीक है? शायद लॉ में कमी नहीं रही होगी, लक में कमी रह गई होगी, या अगर हो सकता है कि क्या कहते हैं, हमें लगा कि वी आर ऑन दी गुड पाथ, बट क्या कहते हैं शायद हमारा आंसर राइटिंग उतना अच्छा ना हो, या शायद कहीं ना कहीं हम प्रीलिम्स में गलती कराते हो, तो कहीं ना कहीं देयर इज़ कमी ना। तो हम सिर्फ कुछ नहीं चाहते, हमें चाहते हैं कि आपको जो है ना क्या मिले, उस चीज़ से बेनिफिट मिले। और एक और चीज़, आपको पता है, आई यूज टू टीच एट वन टाइम 1500 स्टूडेंट्स ऑफ लॉ। 1500 बच्चे बहुत होते हैं, एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स you know laughing, talking, using phones, और I feel very bad। मेरे को ऐसे लगता था कि their parents have paid for that and they are not studying। तो जब ना, तो आई फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई डे व्हेन आई स्टार्टेड करियर एज अ एडुकेटर, तो मेरे को यही था कि क्या कहते हैं ना, आई प्रेफर स्मॉल बैचेस, कि मैं एक एक बच्चे को गाइड कर सकूँ पर्सनली, कि ना आप समझो कि आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी लगा है इस चीज़ पे, आप पढ़ो। वरना एक बात बताओ, मैं भी बहुत प्रोफेशनल हो सकती हूँ, आई कैन कम, आई कैन गो, आई कैन टीच एंड दैट्स इट। अगर मैं अगर मुझे एक बात बताओ, आई आई शेयर अ गुड बॉन्ड विद यू, तभी तो मैं आपको डांट सकती हूँ ना, तभी तो मैं कह सकती हूँ ना देखो मैं आपसे नाराज़ हूँ। अगर मैं बहुत प्रोफेशनल हो जाऊँ, आऊँगी, पढ़ाऊँगी, पैसा लूँगी और जाऊँगी, तो मैं आपको नहीं कह सकती ना कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। क्या आप मुझे बताओ? और एक और चीज़, कि देखो वो तो ठीक है, शी डिडंट टेल एनीथिंग टू मी, उसने बस कहा कि मैम आप थोड़ा सा डिक्टेट धीरे करा देना, बच्चों को शायद डिक्टेशन में है। तो मुझे ये लगा, तो मैं हंसने लग गई, तो मुझे ये लगा, मैंने कहा इनको मैं बताती हूँ आज। गुस्सा मुझे तब आया जब व्हेन यू टॉक्ड विद मी लाइक दिस, फिर उसके बाद मैं शांत हो गई जब तुमने कहा, इन सबने भी कहा हाँ में गर्दन हिलाई। तो मैंने आते तुमसे बहुत प्यार से कहा ना कि देखो मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं कि यू शुड टेल मी। अब जब मैं क्लास में आपको डिक्टेट करा रही हूँ, ऐसा हो सकता है कि क्या कहते हैं डिक्टेशन की स्पीड थोड़ी हाई हो जाती हो, बट वो चीज़ बेटा मुझे नहीं रियलाइज़ होगी, क्योंकि मैं तो बोल ही रही हूँ। वो चीज़ तो आप मुझे बताओगे ना कि मैम थोड़ा स्लो बोल दो। मैम, जब मैं वहाँ पर पढ़ाती थी तो मेरे को भी ऐसा होता था कि बच्चे मुझे बोल देते थे मैम थोड़ा स्लो, मैम थोड़ा स्लो, मैम थोड़ी स्पीड तेज़ होगी, मैम थोड़ा स्लो, तो मैं स्लो हो जाती थी। आप, और एक बात बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ ना कि कोई मुश्किल वर्ड होता है तो मैं आपको बोलती हूँ कि चलो मुझे बता दो, मैं आपको जो है लिख देती हूँ।
आप मेरे को बता दो, मैं आपको बता देती हूँ कि इसका इसका मीनिंग ये है, इसकी स्पेलिंग ये है, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, उनको तो बताना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ें ऐसी कुछ हैं। बट अगर कोई देखो कुछ ऐसा है कि आंसर राइटिंग है कुछ है तो आप उन्हें बताओगे ऑब्वियसली। बट अगर ऐसा लग रहा है कि क्लास में कुछ ऐसी चीज़ है तो आप मेरे को बताओ पढ़ाते पढ़ाते वक्त कि मैम थोड़ा धीरे बोलो, मैम हम हमारा रह गया, मैं धीरे बोल दूँगी बस। पर हाँ, उसका काम है कि वो आपसे पूछेगी और वो बिल्कुल आपको कहेगी कि आप पढ़ाई करो। जैसे मेरा काम क्या है कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अभिषेक अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग सबसे अलग, मैं सीरियसली तुमको ये बात कहना चाहती हूँ। और क्लास में ना शायद एक दो बच्चे और हैं जिनका कोर्स बहुत लैक कर रहा है। मैं सीरियसली आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि आपको आज रियलाइज़ नहीं होगा, मैं आपको ट्रस्ट में, आपको ये बात आज रियलाइज़ नहीं होगी, बट जब आपका सिलेबस हो जाएगा ना, बैकलॉग पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहने को तो ना ये हाइब्रिड मॉडल बहुत बेस्ट है, पर ये उतना ही डिसएडवांटेज है। क्यों है? क्योंकि बच्चों को लगता है आज ना मेरे को नींद आ रही है, आज ना मैं क्लास लेने नहीं जाता, आज ना मैं सो जाता हूँ, क्या हो गया रात को ऑनलाइन देख लूँगा। ऑनलाइन आप देखेंगे 1.25 पे, 1.25 पे 1.5 घंटे की क्लास आपकी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। वो किसी फ़ायदे की नहीं है, किसी चीज़ की नहीं है वो, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने आज तक आपसे कभी डिस्कस नहीं किया, बट आज आपको डिस्कस करी हूँ। मैंने सोचा था कि मैं कभी आपको ये चीज़ बताऊँगी, समझाऊँगी, बट मैं आपको आज एक चीज़ बता रही हूँ। जब तक आपका कोचिंग चलता है ना, तब तक तैयारी करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपके साथ बच्चे होते हैं, आपको कंपटीशन लगता है, आपको ये लगता है कि अरे ठीक है मुझे प्रिपेयर करना है। जिस दिन आपका कोचिंग ख़त्म होकर आप बैठ जाते हो तो ना 6 महीने तो आपके पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते, आप पीजी में रह रहे हो, ठीक है। 6 महीने बाद आपके पेरेंट्स भी आपको ये बोलेंगे कि अब तेरी कोचिंग तो ख़त्म हो गई है बेटा, अब ना तुम घर पे आ जाओ और घर पे आके पढ़ लो, कमरे में तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं आपको रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी बता रही हूँ। हर सेकंड एस्पिरेंट के साथ यही होता है कि जब तक अगर आपने कोचिंग करते करते रिवीजन कर लिया और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया, तो जीवन में इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं है। आपके सारे पुण्य जो है ना, सारे जो है गुड काम यहाँ पे आ गए। अगर उसके बाद अभी तो यू हैव एक्सक्यूजेज, आप अपने घर से दूर इसलिए यहाँ पे रह पा रहे हो क्योंकि हम मास्टर्स कर रहे हैं, हम एलएलबी कर रहे हैं, हम कोचिंग ले रहे हैं। पर जब वो आपके सारे हो जाएंगे और अगर आपके हाथ में कोई जॉब नहीं है और आप टोटली सोलली आप अपने पेरेंट्स की इनकम पे डिपेंड कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी आपको बोल देंगे कि बेटा कोचिंग हो गई है ख़त्म, वो कॉलेज हो गया है ख़त्म, नौकरी अभी तुम्हारी लग नहीं रही है, तुम पेपर के लिए तैयारी करो, तुम घर आके तैयारी करो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। दैट इज़ दी सेटबैक कि आपको ना 4 दिन तो अच्छा लगेगा, घर का खाना, घर पे रहना, पर जब एग्ज़ाम आएगा, क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और उस चीज़ से बाहर आना ना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको खुद बता रही हूँ, आई हैव सीन पीपल इन माई लाइफ जिन्होंने अपने 7-8 साल जो है वो कोचिंग से अलग पेपर की तैयारी को दिए। हो गया 8 साल बाद, दैट इज़ रियली नाइस, पर 8 साल का जो वो स्ट्रगल है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल है कि आपको पता है क्या लगता है, मैं आपको बताती हूँ, आप मेरे से प्लीज़ रिलेट करिएगा। आई हैव टेकन नॉन मेडिकल इन 11th-12th। तो जब मैंने 11th-12th में नॉन मेडिकल लिया तो ऑब्वियसली मेरे साथ के सारे बच्चों ने या तो बीटेक करा या बीएससी वगैरह करा, तो मैक्सिमम ऑफ माय फ्रेंड्स दे डिड बीटेक। तो ना मेरा कितने साल का कोर्स था, 5 साल का, उनका कितने साल का कोर्स था, और उन्होंने 4 साल के बाद उनका क्या हो गया, उनकी प्लेसमेंट हो गई। और जब उनकी प्लेसमेंट हुई, जिस साल वो कमाने लगे तो वो घूमे, उस साल मैं अपने लॉ स्कूल में थी। उसके बाद मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैंने 5 साल पढ़ाई करी और मैं पेपर देते ही जज बन जाऊंगी। पर जब मैंने कोचिंग लेनी शुरू करी, पेपर दिया नहीं हुआ, कोचिंग लेनी शुरू करी और ना उसके बाद ना क्या कहते हैं एग्ज़ाम देने शुरू करे, नहीं निकला, तो उनकी इनकम, उनके अप्रेजल्स हो के उनकी इनकम अच्छी हो गई थी। एंड दे वर रोमिंग अराउंड द कंट्री, दे वर इंजॉइंग इन द क्लब्स, दे हैव यू नो, हाँ कुछ लोगों की शादियाँ हो गई थी, दे वर इंजॉइंग, दे वर हैप्पी इन देयर लाइफ। एंड वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये तो लोग, क्योंकि लॉ स्कूल के फ्रेंड्स तो आपके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं पर स्कूल के फ्रेंड्स तो आपके साथ स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं ना, तो ना ऐसा लगा कि यार व्हाट इज़ दिस, कि मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ। तो फिर ना मैंने सोचा कि चलो लेट्स, नहीं हो पा रहा है तो लेट्स चेंज दी फील्ड, थोड़ा सा एजुकेशन में जाते हैं, ठीक है नेट निकल गया, सब कुछ हो गया, पढ़ाने लग गए, करने लग गए। पर कहीं ना कहीं वंस एन एस्पिरेंट इज़ ऑलवेज एन एस्पिरेंट, कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहा। और बीटेक जितना स्केल तो क्या कहते हैं इनिशियली लॉ कॉलेजेस आपको नहीं देते हैं,
So you cannot spend such money like they are spending. तो फिर मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आपको अपने लाइफ में ना एक चीज़ की गांठ बांध देनी है. इसीलिए मैं आपको कितनी कितनी बार ये बात बोलती हूँ कि बेटा आप अभी रिविजन कर लो. अगर अभी रिविजन नहीं करोगे ना तो कोचिंग के बाद रिविजन नहीं कर पाओगे. मैं ना आज ही मैंने सुबह मानसी को फ़ोन करा. मैंने कहा मानसी कैन आई गेट 1 गुड कॉपी ऑफ भारतीय न्याय संहिता किसी बच्चे की. तो शी साइड की मैम अभी ना जिसकी हो सकती है वो आ नहीं रही है. मैंने कहा कोई और नहीं है. तो मैंने कहा बट मैं किसी और की ले भी नहीं सकती, आप सब मेरे सामने बैठे हैं. बट दी रियल स्टोरी इज़ दैट कि मैं आप में से किसी की कॉपी भारतीय न्याय संहिता की नहीं ले सकती. और आप पूछेंगे मैम क्यों, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं जितने केसेस के नाम लिखवाती हूँ, जितने एग्जाम्पल देती हूँ, आपका मन करता है तो आप लिख लेते हैं, आपका मन करता है तो आप दीवारों की तरफ देखते रहते हैं, सुन लेते हैं. आप एक बात बताओ, लिखी हुई चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी कि माइंड की? बट यू पीपल डोंट राइट. आई रिमेंबर इनिशियली मैंने भारतीय न्याय संहिता में मैं आपको कुछ पढ़ा रही थी, मैंने आपको उसमें 12 एग्जाम्पल दिए और ना मैंने देखा हार्डली 1-2 स्टूडेंट्स के अलावा 12 के 12 में से किसी ने 4 एग्जाम्पल भी नहीं लिखे. तो बताओ, जब मैं बोलती हूँ ना हाँ अभिषेक इज़ दी वन, अभिषेक इज़ दी वन, जो ये बात बोलता है मैं जब मैं आगे पढ़ाने लगती हूँ तो बोलता है मैम प्लीज़ बार लिखने दो. चाहे वो अपनी हिंदी में लिखता हो इंग्लिश में लिखता हो वो लिखता है, बट कोई और बॉदर नहीं करता लिखना. आपको क्या लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि क्या कहते हैं कि मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. मैंने ये नोट्स 2019 में बनाए थे. दिस इज़ ऑफ IPC. जब मेरा मेंस था मैंने तब बनाए थे, ठीक है. और आपको पता है मैंने ना इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी लिखी हुई हैं. आज मैं आपको रैशन नेग्लिजेंट एक्ट पढ़ाने के लिए आई हूँ. कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, रैशन नेग्लिजेंट, एक्टस रियस कंडक्ट, मेंस रिया, सब कुछ. क्या आपके नोट्स ऐसे बन पा रहे हैं? बिकॉज यू पीपल डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क. देखो मैं आपको किसी को ना ये सब देखो, ये सब छोटी मोटी बातें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना. हम साथ हैं, साथ रहेंगे और क्या कहते हैं जज भी बनेंगे. बट व्हाट मैटर्स इज कि आपको ना ये बात समझनी पड़ेगी कि एनी हाउ आपको जो है ना क्या कहते हैं हार्ड वर्क करना पड़ेगा. बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं है. आपको लग रहा है कि मैडम ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया और बस हमने लिख लिया और हम जज बन गए. कभी भी नहीं, कभी भी नहीं. हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, जो चीज़ें आपको कहीं नहीं मिल रही हम आपको वो बता सकते हैं, पर मेहनत तो आप ही ने करनी है. मेहनत तो आप ही ने करनी है. और आपको पता है मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ. इट हैपन्स विद मी वंस कि एक बच्चा बोला कि मेरे को ना यहाँ का नहीं दूसरे जगह का, मेरे को तो मैडम का बिल्कुल समझ नहीं आता, मैडम क्या पढ़ाती है मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता. तो अब जो डायरेक्टर थे वहाँ के वो बोले कि बट क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक फॉर्म्स हर जगह होते हैं तो मैं बिल्कुल ओपनली इस बात को शेयर कर सकती हूँ. तो अब ना जब ऐसा होता है तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट जो है वो कहता है कि चलो हम बच्चों से फीडबैक लेते हैं. तो उन्होंने बच्चों से फीडबैक लिया. तो मैं बहुत प्राउडली इस चीज़ को कह सकती हूँ कि 12 मतलब 1500 तो कोई नहीं भरता, 1200 बच्चों 1200 1100 समथिंग का था. और ना क्या कहते हैं 1300 में से सब ने ना एक्सेलेंट 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 लिखा कि क्या कहते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है. तो पर अब एक बच्चा तो सिर्फ नहीं होता, 10 बच्चों ने लिखा कि नहीं नहीं वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट शी इज़ टीचिंग और हमारे दिमाग में नहीं जा रहा. तो वो डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है इनके इनके ना रजिस्ट्रेशन नंबर और वो निकालो, उनका ना अटेंडेंस चेक करो. उनका अटेंडेंस चेक करा तो 2 महीने में 3 बार क्लास लेने आए थे. अब जो 2 महीने में 3 बार क्लास लेने आएगा, लेट्स सपोज कि हमारा तो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड खत्म हो गया. अब मैं हमेशा कहती हूँ ना कि डेमो के बच्चों को तब भेजो जब टॉपिक चल रहा हो. अब मैं आपको यहाँ पे पनिशमेंट समझा रही हूँ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की. जिसे कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं पता, वो पनिशमेंट पढ़ के क्या करेगा? समझे? तो वो तो यही कहेगा ना मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ, ठीक है. तो सिमिलरली मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ना अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आपको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं हो रहा है, पर मैं आपको सच्ची बताऊं इतने पढ़ने से काम नहीं चलेगा. प्लीज़ आप मेरी बात को समझो. आप लोगों में से ना
मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि हम लोग जो है ना अभी तो लॉ कर रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा। लॉ करने के बाद जो रियलिटी हिट करेगी ना, पता है अभी हम अंदर बैठ के यही बात कर रहे थे, मार्केट के हालात बहुत ख़राब हैं, देयर आर नो जॉब्स। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लॉ होते कोई आपको 40-50 हज़ार की नौकरी दे देगा, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। आपको पता है अभी ना कमाने की लड़ाई नहीं है, अभी सर्वाइवल की लड़ाई है कि कौन इतने रिसेशन में सर्वाइव कर पा रहा है। सर्वाइवल की लड़ाई है, पैसे कमाने की लड़ाई नहीं है। पैसे तो तब कमाए जाएंगे तब जब नौकरी लगेगी अच्छी। सर्वाइव कैसे करें, दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। मैं आपको खुद बता रही हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मी एंड माई हस्बैंड बोथ अर्न्स रियली वेल आई शुड से। बट आपको पता है कि जब हम ग्रॉसरी लेने जाते हैं ना, तो एक बारी में ना क्या कहते हैं, इतना बिल बन जाता है, सामान कुछ नहीं आता, बिल इतना बन जाता है। हम जब मंथ के एंड में देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि अरे यार बचा तो कुछ भी नहीं। तो ना तब वो रियलिटी हिट करती है। उससे पहले तो था अरे नौकरी लग जाएगी, बढ़िया पैकेज लगेगा, क्या कहते हैं ना, अपना बढ़िया कमाएंगे। बट मैं आपको बार बार इसलिए समझा रही हूँ कि आप जो है अगर अभी हार्ड वर्क नहीं करोगे ना, तो बाद में कभी नहीं कर पाओगे। अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, टीपीए पढ़ लिया, हिंदू मुस्लिम्स होगा, पार्टनरशिप, सब कुछ पढ़ लिया। आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे ये चीज़ बताओ कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट आपको पूरा आता है? एक भी सब्जेक्ट नहीं, एक भी सब्जेक्ट नहीं। एक भी सब्जेक्ट आपको पूरा नहीं आता। और एक भी सब्जेक्ट पूरा क्यों नहीं आता? क्योंकि हम लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। आप में से कोई ऐसा है जिसका एक सब्जेक्ट के नोट्स पूरे बन चुके हैं? कोई भी नहीं है। कौन से सब्जेक्ट के? कि नोट्स पूरे बन गए हैं, मतलब कि इससे अलग भी अगर आपको कोई मटेरियल मिला है, कोई आपका स्टडी मटेरियल है, इससे अलग क्लास के नोट्स तो बन ही रहे हैं, क्योंकि आप क्लास ले रहे हो, आप पढ़ रहे हो। बेटा बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क। इसके बिना कुछ नहीं होगा। समझ में आई बात? और एक और चीज़ खुल के बोल रही हूँ, गुस्सा तो मैं करूँगी और तुमको डरना पड़ेगा। सॉरी मैम। अरे नहीं यार, चल। और अब मुझे एक बात बताओ कि कोई ऐसी चीज़ है जो कल के डिक्टेशन से रह गई है, तो मैं रिपीट करती हूँ। अगर कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो बता देना। अगर देखो तुमको कोई दिक्कत है तो मुझे बताओगे, मुझे कोई दिक्कत होगी मैं तुम्हें बताऊंगी, तो आपस में ही तो ऐसे चलेगा ना कहानी। एंड दैट इज माय बैड कि आप लोग, पता नहीं मेरी शक्ल ही ऐसी है यार, थोड़े गुस्से है ना। आई फील बैड फॉर माई किड्स। चलो। अरे यार तुम्हारी गलती नहीं है, मेरा पति भी परेशान है। चलो भाई हट सही है, बट फेस से ऐसा लगता है भाई अभी अभी पीछेगी मुझे पकड़ के, बहुत खतरनाक से बात करेगा। अभी तुम सही कह रहे हो, मतलब सबको ही मिलो। कोई बात नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। मैंने हमेशा आपको एक चीज़ कही है, आप कभी भी आ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके। और हाँ, तुम आज ये कह रहे हो ना कि मैम मेरी फेस रीडिंग से क्या लगता है, तो क्या कहते हैं, इट्स रियली सिंपल कि अभिषेक तुम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, कर सकते हो, पर वो तुम तब कर पाओगे तुम मेडिटेशन स्टार्ट करो। यू हैव अ शार्प माइंड, यू कैन डू एनी थिंग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ जज बन सकते हो, ठीक है। जज बनने के लिए तो मैं ये बात शक्ल देख के नहीं कह सकती कि तुम जज बन सकते हो। मैं ये कह सकती हूँ जीवन में तुम बहुत बड़ा कर सकते हो, बट तुम्हें मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, वंस अपॉन अ टाइम मैं भी तुम्हारे जैसे ही थी, तो तुमको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। और मेरे को आज भी लगता है, मैं आपसे सिंपली इस बात को शेयर कर रही हूँ। पता है मेरे में ना मैं आपको ये बात क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये बात ना शायद मुझसे ज़्यादा बेटर आपको कोई नहीं समझा सकता। जैसे मैं आपको बताऊँ, रिकॉर्डेड वीडियो में मैं ये बात कह सकती हूँ
वी all आर परेशान फ्रॉम आवर रिलेटिव्स. हम सब अपने रिश्तेदारों से दुखी हैं, ठीक है. हम सब जो हैं वो अपने गुस्से से परेशान हैं. हम सब जो हैं वो पोलाइट नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारा कोर्स ऐसा है कि हमारी भाषा जो है वो बहुत रफ हो गई है. हमें लगता है कि हमें जीवन के कानून पता है तो हम कर सकते हैं. आपको पता है वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट. वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट. ऐसा नहीं है कि आपकी कहानी अलग है, उसकी कहानी अलग है. हमारी सबकी कहानी सेम है. सबकी कहानी सेम है. और ना आपको पता है आई वॉज सो एग्रेसिव अर्लियर. तो मेरे को ना और एक बात बताऊँ आपको, मेरे हस्बैंड मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ कहते हैं. हालांकि वो मुझसे बहुत बड़े नहीं हैं, थोड़ा सा ही गैप है हम दोनों के बीच में. बट ना मैंने आई हैव सीन हिम कि वो बहुत जीवन में ना ठंडे रहते हैं, बहुत कूल रहते हैं. तो ना उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि ना एक दिन आई हैव लूज माई टेम्पर ऑन वेरी स्मॉल थिंग. ठीक है. तो उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई कि पता है ये जो चीज़ है ना, ये ना उम्र के साथ आती है. जो ठहराव है ना आप में, ये उम्र के साथ आता है. और उम्र के साथ क्यों आता है? क्योंकि ना आप पता है जो चीज़ें तुम्हें अभिषेक आज बॉदर कर रही है ना, या जय को जो चीज़ें आज बॉदर कर रही हैं, तुम्हें वो 5 साल बाद ना बॉदर करनी बंद हो जाएंगी. आज तुम्हें कोई चीज़ बॉदर करी है ना, तो वो तुम्हें 5 साल बाद बॉदर करनी बंद हो जाएगी. तुम्हें लगेगा यार मैं 5 साल पहले अपना टाइम इस पे वेस्ट कर रहा था. मेरे को आज भी याद है जब मैं 11th-12th में थी ना, तो हमें लगता था मेरी दोस्त किसी और की ना हो जाए. और ना इट हैपेंस कि अगर आपकी फ्रेंड किसी और के साथ खड़ी होगी तो आपको ऐसा लगता था कि जेलसी होती थी कि ना कि क्या कहते हैं कि ये पता नहीं उसके साथ खड़ी होगी क्या बात करी है. इट हैपेंस. नो इट हैपेंस. माई बेस्ट फ्रेंड बर्थडे पे 2 एक्स्ट्रा ट्रॉफी उसको देना, लाइक दैट. ओके, मुझे बुलाया नहीं. छोटी छोटी चीज़ें. हर बच्चे का माइंडसेट ऐसा ही होता है. और आपको पता है फिर ना क्या कहते हैं ना, अब ऐसा लगता है कि यार आई वाज सो मैड. अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या कहते हैं कि उसके जीवन में मुझसे अलग 10 लोग और भी हैं, क्योंकि भैया मेरे पास भी टाइम नहीं है. ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून वी कॉल ईच अदर, वी टॉक टू ईच अदर. और नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ठीक है, इट्स लाइफ. तो ना, और सेम विद रिलेटिव्स, सेम गोज विद रिलेटिव्स. अभी आपको लगेगा कि क्या कहते हैं ना कि रिश्तेदार ऐसा, रिश्तेदार वैसा, दिस एंड दैट. एक स्टेज पे आके आपको लगेगा नहीं भी बात करेगा, नहीं भी होगा तो क्या कहते हैं, तो की फर्क पड़ता है. क्या ही फर्क पड़ता है. क्या कहते हैं, आओ तो अच्छा, ना आओ तो अच्छा. आप जज बनोगे तो पहले तो आप, अगर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि यू हैव फेल्ड अटेम्प्ट्स, तो ना, तो इट्स लाइक हम तो का ही था. इतना आसान थोड़ी ना है, ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी बन जाता है. मेहनत चाहिए. और मान लो उनमें से किसी एक का बच्चा बना हुआ है, ओए होए, तो बिल्कुल ही तौबा तौबा. मेरा बच्चा तो 24 घंटे पढ़ता था भाई, सोता भी नहीं था, बाथरूम में भी किताबें लेके जाता था. आप अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखो. आई डोंट हैव किड्स नाउ, बट ना मेरे को एक चीज़ लगती है कि मैं कभी भी अपने बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं कर सकती. एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट. हर एक में कुछ ना कुछ खूबी होती है. आपको आज नहीं दिखेगी, पर आपको कभी ना कभी तो दिखेगी. सब में कुछ ना कुछ खूबी होती है. आप कभी किसी को कंपेयर नहीं कर सकते. आज की डेट में जो पेरेंट्स करते हैं ना कि फिर मेरा बच्चा फर्स्ट आ गया, मेरा बच्चा सेकंड आ गया, मेरा बच्चे ने पोएम में ये कर लिया, वो कर लिया, तो ना उससे कुछ बच्चों को देख के ना क्या होता है, ऐसा लगता है कि यार मतलब पेरेंट्स को लगता है कि डीमोटिवेशन, की मेरा बच्चा. एक बात बताओ, एक बच्चा चलना जो है वो 6 मंथ्स में सीख सकता है, पर उसी तरफ दूसरा बच्चा चलना शायद 3 साल में सीख रहा है, 1.5 साल में, 2 साल में सीख रहा है. आपको पता है सीए एक डिग्री होती है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपको पता है सीए में ना कोई सीनियर जूनियर नहीं होता. पता है सीए में कोई सीनियर जूनियर क्यों नहीं होता? सीए में कोई सीनियर जूनियर इसलिए नहीं होता क्योंकि यू नेवर नो कि किसकी पहले हो रही है और किसकी बाद में हो रही है, किसने कब शुरू किया है, किसकी कब खत्म हो रही है, किसने पहले शुरू किया है, किसकी कब खत्म हो रही है. सीए इज सीए. सिमिलरली लाइफ है, इसको सॉर्ट करके चलो. और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप ना लाइफ को एंजॉय भी करो, पर आप थोड़ा सा हार्डवर्क भी करो. अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी. तो आपको हार्डवर्क सीखना ही सीखना पड़ेगा. और जीवन में ठहराव लेके आओ. बहुत कुछ कर सकते हो, पर कर नहीं पाओगे अगर, एक बात बताऊं, दिमाग में अगर इतना उथल पुथल रहेगा ना तो ना कभी नहीं पढ़ पाओगे. मैं आपको एक बात बताती हूँ. मेरे ना
ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे और मुझे ना नेल्स बड़े करने का बड़ा शौक था। तो ना मैंने अपने नेल्स बड़े किए हुए थे इस वाले हैंड के। तो ना अब क्या हुआ कि मैं पेपर की तैयारी कर रही थी और ना पेपर की तैयारी करते करते जो है, गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट, एक बार बाहर से किसी को बुला के लाओगे? हो गया, शुरू हो गया, देख रहे हो? दिस इज़, मैं आपको बता रही हूँ ना, कभी कभी ना क्या कहते हैं, हर चीज़ तो मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरे को भी क्यों टेंशन होती है। अब मेरे को क्लास बीच में पॉज इसलिए करनी पड़ी कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। मतलब ना मेरा एक्सटेंडेड दूर का रिश्तेदार कोई, उनका बच्चा जो है वो चंडीगढ़ पढ़ता है और ना वो सिर्फ 18 साल का है। और ना उसने ना क्या कहते हैं, फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही जो है वो मस्ती वस्ती जो है वो मस्ती वस्ती में कुछ किया होगा। और ना तो वो क्या कहते हैं अपने भाई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तो ना अब वो अपने घर से आज सुबह 12:30 बजे भाग गया और उनका मेरे पास कंटिन्यूसली कॉल आ रहा है कि आप प्लीज़ कुछ देखो, आप प्लीज़ कुछ देखो। मैंने किया, अब उसका फ़ोन बंद था और अब जो है क्या कहते हैं, अब उसका लोकेशन शेयर हुआ है, पुलिस वाले ने मुझे शेयर किया है एंड ही इज़ सिटिंग इन दिल्ली। और अब हमने उसको कॉल करा है तो क्या कहते हैं, ही इज़ सेइंग कि डोंट वरी अबाउट मी। 12:30 बजे से किसी के पेरेंट्स इतना परेशान हो रहे हैं एंड आई वॉज ऑल्सो वरिड कि इनका लोकेशन मैंने दिया हुआ था सब कुछ। और ना 12:30 बजे से जो है किसी के पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। देखो बच्चे कितने नेग्लिजेंट हैं, समझते ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ना स्टे फोकस्ड, आप पढ़ो, आपको वही काम आएगा। और ना इतनी बेचैनी, हाँ तो मैं आपको बताई थी ना नेल वाली स्टोरी। तो ना मेरे नेल्स बड़े थे तो मैं जो है ना क्या कहते हैं ना, तैयारी करते करते अपने ना नेल्स को देखने लग गई और मुझे कुछ लग रहा, वाओ हाउ ब्यूटीफुल माई नेल्स आर। डिस्ट्रैक्शन, मेरा ना 1 घंटा अपने नाखून को देखने में ही चला गया और मुझे पता चला कि मुझे कॉन्सेप्ट करना था। तो उस दिन मैंने अपने जीवन में डिसाइड किया कि मेरे लाइफ में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होंगे मैं उन्हें साइड कर 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 जो है क्या कहते हैं ना, तैयारी करूँगी और सब कुछ करूँगी। तुमको क्या लगता है, एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट पेनफुल स्टोरी। आई एम कमिंग फ्रॉम फैमिली ऑफ जजेस, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट प्रेशर कि आई हैव सो मच प्रेशर अपॉन मी कि क्या कहते हैं। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि कोई बहुत दूर के रिश्तेदार, माई ब्लड रिलेटिव्स। तो कहीं ना कहीं मेरे पे बहुत एडेड प्रेशर होगा ना इस चीज़ का कि तुमको तो जज बनना ही है, तुम नहीं बने तो क्या कहते हैं समाज में हमारा क्या ही वजूद रह जाएगा। बट दैट वन डे आई टोल्ड माई पेरेंट्स, मैंने कहा आई एम गिविंग अप, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं अपनी लाइफ रूइंड अप नहीं कर सकती, देयर आर प्लान बी ऑल्सो।
कि जिसे मैं ऑप्ट कर सकती हूँ। और आई अप्रिशिएट माई पेरेंट्स कि उन्होंने मेरे को बहुत ना उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। बच्चे आजकल क्या करते हैं, बच्चे आजकल ना अपने पेरेंट्स से डरते हैं, नहीं बता पाते कि क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। तो मेरे फादर, ही इज़ माई सपोर्ट सिस्टम, उन्होंने कहा नहीं करना चाहती मेरी बेटी, नहीं हो पा रहा, एवरीवन इज़ नॉट मेंट फॉर दिस। पर आज मैं जीवन में अच्छा कर रही हूँ ना। ऐसा हो सकता है कि टुक टाइम, बट आज मैं जीवन में कोई बुरा तो कर नहीं रही हूँ, इनफैक्ट जज से ज़्यादा ही कमा रही हूँ। जोक्स अपार्ट। तो क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अभी आप मेहनत करो, प्लान भी हमेशा लेके चलो, पर ना मेहनत करो, और ना जो दिमाग में इतना डिस्ट्रैक्शन है ना, इसको सब साइड रख दो। ये कभी काम नहीं आएगा, कहा था ना मैंने, ये कभी काम नहीं आएगा। जय कभी काम नहीं आएगा, कभी काम नहीं आएगा, कभी भी काम नहीं आएगा। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, आज मैं आपको खुल के कह सकती हूँ, क्योंकि जब हम इतनी बातें कर रहे हैं तो टाइम तो चला ही गया है, तो हम खुल के कह सकते हैं, चूज योर लाइफ पार्टनर वाइजली। चूज योर लाइफ पार्टनर वाइजली। एंड पता है मैं क्यों कह रही हूँ चूज योर लाइफ पार्टनर वाइजली? आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई लाइफ पार्टनर। ही वॉज सपोर्टिव, he was kind enough, he gave me enough time to decide everything. I can say decide everything, whether I want to date him, whether I want to marry him, whether I want to plan a family. It's an Indian thing. It's been 2 years of my marriage. No one has forced me that you should plan a family. So क्यों? Because I have a career around me. And I think if he will come here, he will say the same thing. कि I have never forced him कि you should do this, you should do that. हमने तो कसमें वादे खाए थे कि हम जुडिशल ऑफिसर्स बनेंगे, हम नहीं बने, तो अब क्या? तो चूज़ योर पार्टनर वाइजली। आपको बताऊं, कभी भी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जीवन बहुत प्रैक्टिकल होकर चलता है, पर जीवन थोड़ा सा प्रैक्टिकल और थोड़ा सा इमोशनल होकर चलता है। अगर आपका पार्टनर आपके कहीं पे भी तैयारी के बीच में ऑब्स्टेकल है, लीव हिम और हर इमीडिएटली। ये बात आपको जीवन में कोई नहीं सिखाएगा, मैं आपको कह रही हूँ। लीव हिम और हर इमीडिएटली। 4 दिन दुख होगा, 5 दिन दुख होगा, याद भी आएगी, सब कुछ होगा, पर लॉन्ग रन के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है मेरे को 12 घंटे पढ़ना है, तू मुझे, अगर आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि तेरी 4 बजे की क्लास है ना, तू मुझसे पूरा दिन बात कर, बेटा पढ़ोगे कब? आपका लाइफ, आप यहाँ पे दिल्ली में बैठे हो, आपका पार्टनर सपोज राजस्थान में बैठा है, आप मिलने तो जा नहीं सकते। लॉन्ग डिस्टेंस इज नॉट ईजी। लॉयल्टी इज अ वेरी बिग क्वेश्चन नाउ डेज। लॉयल्टी इज रियली अ वेरी बिग क्वेश्चन नाउ डेज। तो हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट? तो और आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक हकीकत बताऊं, जब हम तैयारी करते थे ना, जब मैं और मेरे हस्बैंड तैयारी करते थे, कसम से हम ना कभी भी ऐसे नहीं करते थे सुबह गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट, दिन में हैव यू हैड लंच, बस। वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ? और आज भी आई एम गोइंग कमिंग। हाँ वो आते हैं मुझे पिक करने के लिए, ठीक है, कि क्योंकि मेरा रास्ता सेम है जाने का, तो इसलिए। बट कभी नहीं किसके साथ हो, क्यों हो, क्या हो, तुम तो देखा है विंध्या, ही इज केयर फ्री, बिल्कुल बिल्कुल चिल। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है। जीवन में ना इतना चिल बन जाओगे ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं होगी। कि क्या कहते हैं ना कि बिल्कुल चिल। तो आप ना जीवन में इतना चिल रहना सीखो। आपको एक चीज़ बताऊं, फेस रीडिंग से मुझे बहुत चीज़ें पता हैं कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर एवरीथिंग आई कैन नॉट रिवील हियर। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी हार्ड। आज एक ही सेक्शन करेंगे, कल से आपकी छुट्टियां हो रही हैं, और मैं बहुत खुश हूँ आपकी छुट्टी हो रही है, क्योंकि बाहर जो नीचे बच्चे खड़े हैं उन्होंने मुझे कल भी गुब्बारा मारा, और आज जब मैं आई तो उन्होंने मुझे आज भी गुब्बारा मारा। मैं तो क्या कहते हैं, कल मौसम अच्छा था, तो मैं अपनी कार का जो है वो शीशा साइड वाला खोल के जा रही थी, और छोटे छोटे टिंगे टिंगे से बच्चे थे, और उनको पता नहीं क्या मन में आया, उन्होंने मेरी विंडो में सीधा मारा, वो मेरे मुंह पे आके लगा, और क्या कहते हैं सीधा। और आज भी यही हुआ, आई वॉज कमिंग, तो छोटे छोटे बच्चे थे, आज दूसरे बच्चे थे, उन्होंने गुब्बारा मारा, तो वो मैं शीशा बंद किया हुआ था, कल से लेसन मिल गया था, और ना वो शीशे पे आगे लगा। तो माहौल बहुत ख़राब है, बच्चे एक्सट्रीम मूड में है होली खेलने के,
तो अपना ध्यान रखो, क्या कहते हैं, पर अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना, चिल होके। और क्या कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है, डरना नहीं है। चलो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं आपको ना कल एक चीज़ बताना भूल गई थी, और वो मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि ना प्रीलिम्स में खासकर एक क्वेश्चन आता है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस कहाँ दिया हुआ है। कल्पेबल और होमिसाइड का, मर्डर का डिफरेंस कौन से केस में डिस्कस किया गया है। तो ये केस है रेग वर्सेस गोविंदा। रेग वर्सेस गोविंदा। ठीक है, इस केस में आपको फैक्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। दी अक्यूज को जो है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लाइबल किया गया था इस केस में। हालांकि मैं आपको अपना ओपिनियन बता सकती हूँ, एंड माय ओपिनियन इज़ दैट कि इस केस में ना उसको मर्डर के लिए लाइबल नहीं किया था। और इस केस में कुछ स्टोरी इस तरह से थी कि एक हस्बैंड था, एक वाइफ थी, उन दोनों के बीच में कोई बात कहा सुनी हो गई थी। तो हस्बैंड ने ना उसको जो है वो हिट किया, और ना मतलब कि बैक से हिट किया, और वो नीचे गिर गई, और ना उसने जो है ना अपना लेग जो है वो उसकी चेस्ट पे रखा, और ना उसको जैसे ऐसे चेस्ट पे उसके लेग रख के और उसको मारने लगा। तो पता नहीं क्या हुआ कि उस मारने के दौरान जो है वो उस फीमेल के ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई, कुछ हो गया, उस फीमेल की डेथ हो गई। ठीक है, तो अब ना हालांकि इसमें उसको जो है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लाइबल किया था, पर मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी कि जब आपको पता है कि मतलब, हालांकि देखो सबकी अपनी अपनी चीज़ है कि भाई ना इंटरनल ब्लीडिंग थी, एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं थी, और अगर किसी और आदमी के साथ ऐसा करते तो शायद नहीं भी होता। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी औरत को पीछे से धक्का मार के गिर रहे हो, उसकी चेस्ट पे पैर रख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन तो पता चल रही है। पर हालांकि व्हेन आई डिस्कस दिस केस विद माय फ्रेंड, तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या कहते हैं ना कि नहीं, अच्छा हुआ कि इसको मर्डर के लिए लाइबल नहीं किया, कल्पेबल होमिसाइड ठीक है, क्योंकि अगर उसकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की होती तो वो उसका गला भी दबा सकता था, वो उसको सफोकेट करके भी मार सकता था। तो उन दोनों के बीच में तो जो है वो हाथापाई चल रही थी, और क्या कहते हैं, तो वो फीमेल को बाई चांस जब उसने हस्बैंड ने उसको मुंह पे हिट किया तो उसको ब्रेन में लग गई और उसको हो गई, पर उसकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की नहीं थी। तो इस केस में उसको ना कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लाइबल किया था। बट मैं बहुत हालांकि इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, बट फिर भी आपको पता करना है तो आप लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रेग वर्सेस गोविंदा किसी केस में आया है तो कल्पेबल होमिसाइड, सॉरी, रेग वर्सेस गोविंदा के केस में आया है। अब एक चीज़ समझते हैं, 106 कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, आपको पता है इसका जो क्लॉज 2 है ना उस पर बहुत ही ज़्यादा बवाल हो रहा है। 106 के क्लॉज 2 पे बड़े ही ज़्यादा बवाल हो रहा है। अगर आपने टीवी नहीं देखा है तो आपको पता नहीं होगा। हाँ, बहुत ही ज़्यादा है ना इस पे घमासान हुआ है। और ना क्या कहते हैं, 106 का क्लॉज 2 पे ही पहले आ जाओ। 106 का क्लॉज 2 जो है वो बात करता है, हुएवर कॉजेज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट ड्राइविंग ऑफ अ व्हीकल नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड and escape without reporting it to a police officer or a magistrate soon after the incident shall be punished with imprisonment for either description of a term which makes 10 to 10 years and shall also be liable to fine this। आपको पता है इसकी पिक्चर क्या है? इसकी पिक्चर इतनी है कि क्या ये कब लगेगा, 106 क्लॉज 2 कब लगेगा? मेरी बात को समझना, क्योंकि इंटरव्यू में इससे बड़ा सवाल आ सकता है। सबसे पहली बात तो ना ये अभी अप्लाई ही नहीं हो रहा है, अभी तो ये एनफोर्समेंट में ही नहीं आया 106 क्लॉज 2। ये क्या है ना कि कोई जो है वो आपको टक्कर मार के चला गया और आपको चोट लग गई और वो भाग गया, ठीक है ना, तो ये तब अप्लाई हो रहा है कि ही वॉज ड्राइविंग रैशली एंड नेग्लिजेंटली, और ये न्यूली एडेड है, आपको पता होना चाहिए, दिस इज न्यूली एडेड। पनिशमेंट इसकी आप देख लेना अपने आप कि, पर आप इसके आगे लिख लो कि अभी ये इन्फोर्स नहीं हुआ है। और मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि अभी तो मैं मर भी नहीं रही हूँ और अभी तो मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, तो अगर मान लो जब तक आपका कोर्स चलता है तब तक अगर इस बीच में कुछ इस पर कुछ आता है तो जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो
इसके लिए आप लिख के रख लो कि क्वेश्चन मार्क लगा के लिख के रख लो, नॉट येट एनफोर्स्ड, आपको याद रहेगा। सत्यम वेयर वर यू इतने दिन से, मुझे बताओ, तुम्हारी भी लेती हूँ मैं क्लास आज, तुम कहाँ हो इतने दिन से? क्लास ले भी रहे हो कि नहीं ले रहे हो सत्यम? राजस्थान का फॉर्म फिल कर दिया है? कर दो उसको भैया। लास्ट सेमेस्टर में कौन कौन है? एक बात बताऊं, सीक्रेट बात, भर तो कोई भी सकता है। चलो, जयपुर विल बी द सेंटर। चलो, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। अब आओ इसके क्लॉज 1 पे, हुएवर कॉजेज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। प्लीज अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस। ये यहाँ पर कह रहा है कि किसी को क्या हो गया है, डेथ कॉज हो गई है, बट ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। किसी की डेथ कॉज हुई है किससे? रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से, ठीक है। अब वो कह रहा है शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years, शैल बी लाइबल टू फाइन, एंड इफ सच एक्ट इज डन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर while performing medical procedure, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। देखो वो आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मान लो कि किसी की डेथ कॉज हो गई है आपकी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से, तो जो है आप लाइबल होगे 106 में, 304A याद रहता है, आप लाइबल होगे 106 में। पर वो आपको ये बात कह रहा है कि आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल नहीं होगे। अब वो आपको कह रहा है कि अगर ये काम किससे होता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर से होता है, जब वो क्या कर रहा है, कोई मेडिकल प्रोसीजर कर रहा है, तो क्या होता है, वो कितने के लिए लाइबल होगा? अब आप डिफरेंस समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को लाइबल ठहरा देंगे, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को ठहराएंगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि ये केसेस कब होंगे। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको क्या कह रहा है, आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑपरेशन करते समय नेग्लिजेंट है तब उसकी लाइबिलिटी बनेगी। ऐसा नहीं कि किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने कोई ऑपरेशन किया, सामने वाले की डेथ हो गई और आपने कहा चल भाई तू अंदर, नॉट लाइक दैट। ये स्टोरी क्या है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑपरेशन कर रहा है और उसने ना चाकू छुरी अंदर छोड़ दिया, तो वो क्या है, नेग्लिजेंट है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं उसकी वजह से अगर किसी की डेथ हो गई है तो अब, पर अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर कोई ऑपरेशन कर रहा है और उसमें क्या कहते हैं, चाहे डेथ पॉसिबिलिटी थी चाहे नहीं थी, पर सामने वाले की डेथ हो गई, तो अब वो लाइबल नहीं है, अब वो लाइबल नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखो सत्यम, अब सत्यम के फेस पे डर नजर आ रहा है। सत्यम कह रहा है कि क्या कहते हैं कि यस मैम आई टुक ऑल प्रीवियस क्लासेस, और फिर वो एक हंसने वाला स्माइली और उसके ऊपर वो टिंग टिंग होता है ना बना हुआ, तो इसका मतलब ये इज डाउटफुल कि लिया है कि नहीं लिया है। ले लो सारी प्रीवियस क्लासेस ले लो। और अभिषेक तुम मुझे मिलना मंडे को, अगर तुम्हारा BNS कंप्लीट नहीं हो, मैं तुम्हारी कॉपी चेक करूंगी, तो तुम देखना, गिव मी योर फादर नंबर, तो आई टॉक टू योर फादर। मैं तुम्हें पापा को कॉल करूंगी कि सर ये यहाँ पे पढ़ नहीं रहा, इसको ले जाओ, और फिर 2-4 बातें मिर्च मसाला लगा के और बता दूंगी, तो तुम देखना। तो तुम BNS की अब घर जा रहे हो होली की छुट्टी में? वाह, अभी तो आए थे जब मैं आई थी। चलो, हाँ बहुत दिन तक तो क्लास में ही नहीं था। चलो क्लासेस कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो, अब हम कह रहे हैं आपको क्लॉज 1 आपको कुछ नहीं कह रहा। क्लॉज 1 आपको सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर आपकी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से सामने वाले की डेथ हो गई है तो आप जो है वो 106 में लाइबल होंगे। दूसरी बात वो कह रहा है कि अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसकी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो वो लाइबल है। पनिशमेंट आप लोग इसकी याद कर लीजिएगा। उसके अलावा अब आपको क्लॉज 2 कह रहा है, आप उसके आगे क्वेश्चन मार्क करके लिख लीजिए कि दैट इज नॉट येट एनफोर्स्ड। ये उन सिचुएशंस के बारे में बात कर रहा है कि आप ड्राइविंग रैशली और सामने वाले को जो है वो क्या कहते हैं, टक्कर मारकर भाग गए हो, उसकी डेथ हो गई है, तब ये पिक्चर में आ रहा है। ये वही सेम है ट्रक ड्राइवर वाला ही।
अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया कि मैम कल ये कह रहे हैं कि रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी की डेथ हो रही है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या था? किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग, ये कहा था हमने कल्पेबल होमिसाइड में 3 चीजें पढ़ी: इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, नॉलेज की डेथ कॉज। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, चलो ठीक है आप रैश और नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहे हो तो आपका इंटेंशन नहीं हो सकता, बॉडीली इंजरी कॉज करने का, बट आपको कहीं ना कहीं नॉलेज तो हो सकता है। तो आप ये नहीं पूछोगे कि मैम नॉलेज भी तो इसमें फॉल कर सकता है, तो फिर हम जो है वो 106 क्यों लगा रहे हैं? अगर मैं एक क्राउडेड प्लेस में 120 की स्पीड पे गाड़ी चला रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को नॉलेज तो है कि बे टक्कर हो सकती है, तो फिर मैं रैश और नेग्लिजेंट लगवाऊं कि क्या कहते हैं मैं कल्पेबल होमिसाइड लगवाऊं? राइट। हम कह रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स मीट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए अगर हमें लेसर डिग्री ही लगानी है, क्योंकि नॉलेज इज दी लेसर डिग्री, तो अगर हमें लेसर डिग्री लगानी है तो हम कल्पेबल होमिसाइड नहीं लगाकर क्या लगाएंगे? रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लॉ का इंटेंशन क्या है? कम से कम सजा, राइट? तो ये बात आप समझेंगे। अब आप कहानी को थोड़ा ऐसे समझो। पहले ना कुछ एग्जाम्पल्स को समझो। हालांकि मुझे बहुत कुछ पढ़ाना था, बट अब आज ना क्या कहते हैं मन भी नहीं कर रहा क्योंकि छुट्टियां होने वाली हैं। चलो देखो, एक केस है एस.एन. हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। एस.एन. हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 1972 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ था कि एक बस ड्राइवर है, उसके ऊपर यही रैश और नेग्लिजेंट एक्ट का जो है वो केस फाइल हुआ था। और ये केस क्या था कि एक बस ड्राइवर बस चला रहा था और ना बीच में जो है वो रेलवे ट्रैक आ गया और ना सामने से जो है वो ट्रेन आ रही थी। बस ड्राइवर जो है वो आराम से बस चला रहा था, स्पीड कोई बहुत हाई नहीं थी, नॉर्मल जैसे बस चलाते हैं वैसे बस चला रहा था। और जो रेलवे स्टेशन की जो ये ट्रैक्स बने हुए होते हैं ना, जो फाटक जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर कोई गेटवे भी नहीं था, कोई फाटक भी नहीं था। तो भाई अब जब कोई फाटक ही नहीं है तो भाई आदमी तो चला लेगा और कोई ट्रेन भी नहीं दिखेगी, और अगर मान लो कोई साउंड नहीं आएगा तो फिर उसको तो ये लगेगा ना कोई ट्रेन नहीं आ रही। तो वो चुपचाप धीरे 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 बस को मूव कर रहा था ट्रैक पे से। और क्या हुआ, एकदम से ना सामने से ट्रेन आ गई और ट्रेन की कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी, और ना ही बस ड्राइवर ट्रेन देख पा रहा था क्योंकि वहाँ पे इतने सारे पेड़ थे तो उसको कुछ नहीं दिख रहा था। तो अब क्या हुआ कि ट्रेन ने ऑब्वियसली बस को हिट करा, तो लोगों को चोट वोट लग गई होगी, तो लोगों ने जो है वो केस फाइल कर दिया बस ड्राइवर पे कि ही वॉज एक्टिंग रैशली एंड नेग्लिजेंटली, उसका एक्ट जो है वो रैश और नेग्लिजेंट था। तो अब माई क्वेश्चन इज कि क्या यहाँ पर बस ड्राइवर रैश और नेग्लिजेंट था? नहीं था। मैं आपको पूछती हूँ क्यों था। देखो, मैं यहाँ से जा रही हूँ बहुत आराम से, मैं दोनों तरफ देख रही हूँ, ट्रीज की वजह से मुझे ट्रेन नहीं दिख रही, ठीक है, और दूसरी बात ट्रेन की कोई साउंड भी नहीं है, प्लस फाटक पे कोई वो गेटवे भी नहीं है कि कोई रोकने वाला है, और मैं चल रही हूँ, ठीक है। तो मैं तो अपने लॉ के हिसाब से चल रही हूँ ना, रास्ता बना हुआ है, आई एम गोइंग। अब ट्रेन एकदम से आके हिट कर गई तो ये तो रेलवे अथॉरिटीज़ की गलती है ना, कि उन्होंने जो है वो पेड़ नहीं काटे हुए। उनको बताना चाहिए कि ट्रेन आ रही है सामने से, उनको कोई गेटवे लगाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उसमें बस ड्राइवर की क्या गलती है? तो इस केस में बस ड्राइवर वॉज नॉट लाइबल फॉर रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। बिल्कुल होती है, और मैं वही आपको समझाऊंगी। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ आज कि मैं आपको रैश और नेग्लिजेंट एक्ट आज ख़त्म नहीं करा रही हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। आज तो हमने शुरू ही नहीं किया, ये समझ लेना, ठीक है। मेरे को अभी इसमें आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ समझाना है। एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है जो कि पेपर में आता है,
चेरुबिन लिखो, CHERUBIN, CHERUBIN, चेरुबिन स्पेस देके लिखिए GREPORY, वियर्ड नेम, चेरुबिन ग्रिपोरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। (1964) सुप्रीम कोर्ट। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। एक बंगलो था और ना बंगलो के अंदर पीछे एक वॉशरूम था। तो बंगलो की थोड़ी सी वॉल जो है वो गिर गई थी और तो ना वो ओपन हो गया था एक तरफ से और उसमें टॉयलेट था। तो अब ना बंगलो के पीछे से लोग जितने भी जाते होंगे तो नॉर्मल लोगों को लगा कि भाई ये ओपन टॉयलेट है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। तो अब ना बहुत सारे लोग जो आते जाते उस टॉयलेट को यूज़ करने लगे। अब क्या हुआ कि जो ओनर था ना उस हाउस का, उसने पता नहीं कभी कोशिश की कि नहीं की लोगों को रोकने की, हमें नहीं पता, पर उसने एक दिन क्या किया, उसने जो है लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं वो सारे इर्द गिर्द लगा दी और उसने वहां पर स्विच ऑन कर दिया लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स का, कि उसमें कोई जाए तो एकदम से करंट आए। ठीक है, कि अब उसने ना कोई बोर्ड भी नहीं लगाया था कि मेरा टॉयलेट यूज मत करो, ना ही उसने ना कोई बल्ब लगाया हुआ था वहां पे, ना ही उसने कोई नोटिस लगाया हुआ था कि रात में अगर कोई आए तो उसको दिख जाए कि कोई वायर लगी है, और ना ही उसने कोई नोटिस लगाया था कि ये पब्लिक टॉयलेट नहीं है, ये तो मेरा पर्सनल टॉयलेट है, वॉल गिर गई है इसलिए। एक दिन क्या हुआ, और उसने किसी को भी नहीं कहा दैट यू आर नॉट अलाउड टू यूज माई प्रीमाइसेस। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ, एक लेडी जो है शी समहाउ मैनेज टू एंटर इन द टॉयलेट बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक वायर्स एज वेल, थी वहां पे इलेक्ट्रिक वायर, तब भी एक लेडी ने ना जो है वो मैनेज कर लिया टॉयलेट में जाना। पर वो जब टॉयलेट से बाहर निकलने लगी तो उसको जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स की वजह से करंट लग गया और जो है उसकी क्या होगी, डेथ हो गई। तो इस पर्सन को जो है रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के लिए इस पे चार्ज लगा और उसको ट्राई किया गया। अब जो आपने मुझे कहा उसी बात पे हम आते हैं कि सबसे पहले तो मेरे को पता है आप लोग ये कहेंगे कि मैम कहीं ना कहीं उसको नॉलेज है, बट उसकी किसी की डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं है। उसने जो है ये जो कुछ भी किया ये अपनी प्रीमाइसेस को उसके करने के लिए किया, हालांकि उसकी इंटेंशन कभी नहीं होगी डेथ कॉज करने की, हो गई दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो इसीलिए इस केस में हम लेसर डिग्री देख के चलते हैं, तो लेसर डिग्री देखी तो हमने रैश और नेग्लिजेंट एक्ट लगा दिया। अब इस केस में क्या हुआ, आप इस बात को समझो, चाहे कोई ट्रेसपासर ही क्यों ना हो, चाहे कोई ट्रेसपासर ही क्यों ना हो, यू ऑलवेज हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स दैट ट्रेसपासर एज वेल। इस बात को लिख लो कि इवन इफ ट्रेसपासर इज हेयर you have a duty of care towards them. Even a trespasser is there, you owe a OWE, you owe a duty of care towards them. कि डेंजर जो मैंने क्रिएट किया है ना, आपको उसको नोटिफाई करना जरूरी है। अगर आप नोटिफाई नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका ये रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये तो पता है ना कि सामने वाला विक्टिम है और उसकी डेथ कॉज हो सकती है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं लाइव वायर्स जो हैं वो करे हैं। हाँ, पर टॉर्ट में ना जो है वो नेग्लिजेंस जो है वो थोड़ी सी अलग होती है, वो सिविल में फॉल करती है, ये वाली क्रिमिनल में है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक केस है डॉक्टर सुरेश गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। डॉक्टर सुरेश गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, 2004 सुप्रीम कोर्ट।
इस केस में ये कहा गया इफ यू वांट एनी डॉक्टर लाइबल फॉर नेग्लिजेंस, तो क्रिमिनली लाइबल फॉर नेग्लिजेंस, तो आपको जो है ये बताना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि डॉक्टर के पार्ट पे नेग्लिजेंस था। और आपको नेग्लिजेंस सिर्फ नॉर्मल नेग्लिजेंस प्रूव नहीं करना, आपको प्रूव करना पड़ेगा ग्रॉस नेग्लिजेंस। और आपको बेटा ग्रॉस नेग्लिजेंस क्या होता है कि ऐसा नहीं कि मैं आपको इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ। लेट सपोज कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट मतलब होता है जो बेबी डिलीवर कराते हैं डॉक्टर्स, वो। लेट सपोज कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट है और अगर मान लो वो उसके सामने कोई डिलीवरी का केस आया और वो किसी बेबी को डिलीवर करवा रही है और बाई चांस कि वो डिलीवर कराते समय फीमेल की डेथ हो गई, तो फीमेल की डेथ मल्टीपल रीजन से हो सकती है, बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया, कुछ भी हो गया, वो डर गई, घबरा गई, मल्टीपल रीजंस कैन बी देयर। बट क्या आप उस फीमेल डॉक्टर को लाइबल ठहरा देंगे? नहीं। नॉर्मल नेग्लिजेंस के लिए आप उसको लाइबल नहीं ठहरा सकते। मतलब नॉर्मल नेग्लिजेंस का मतलब ये नहीं है दैट शी इज अलाउड टू डू नेग्लिजेंस एट एनी कॉस्ट। डॉक्टर जो है वो अलाउड नहीं है नेग्लिजेंस करने के लिए। पर कहानी सिर्फ क्या है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सामने वाले की कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस है। अब ग्रॉस नेग्लिजेंस क्या है? आप सबसे पहले बताएंगे दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट स्किल्ड फॉर दैट पर्पस, कि वो पर्सन स्किल्ड नहीं है वो काम करने के लिए। लेट सपोज कि कोई एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर डिलीवरी कर रहा है, तो क्या वो स्किल्ड है डिलीवरी करने के लिए? तब उसके पार्ट पे ग्रॉस नेग्लिजेंस है। पर अब दूसरी बात आती है कि वो गायनेकोलॉजिस्ट स्किल्ड है काम करने के लिए, बट अब उसने वो जो काम किया है वो उसने रॉन्ग ट्रीटमेंट किया है, स्किल्ड होते हुए रॉन्ग ट्रीटमेंट किया है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, उसको पता है कि एक जो है ना क्या कहते हैं फीमेल जो है वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से कर सकती है, और फिर भी उसने क्या कर दिया? सर्जरी कर दी कि हम तो सर्जरी से करेंगे, पैसे ज्यादा मिलेंगे, सर्जरी से बच्चा करेंगे। सर्जरी के दौरान उसकी कोई वेन गलत कट गई और उसकी डेथ हो गई। आपको पता था कि वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकती है, फिर भी आपने अपनी जिद में ये काम करा, तो आपने क्या किया? रॉन्ग ट्रीटमेंट किया, ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन योर पार्ट। और तीसरी चीज है दैट यू आर स्किल्ड बट यू रिफ्यूज टू ट्रीट। आप स्किल्ड थे पर आपने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। आपको दिख रहा है कि सामने केस आ रहा है और आपको रोक भी रहा है और आप कह रहे हो कि मेरी तो ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए, मेरी तो बेटी का बर्थडे है, मैं तो चला बेटी का बर्थडे मनाने। यू आर स्किल्ड। डॉक्टर भगवान होते हैं, तो भगवान आर नॉट सपोज टू सेलिब्रेट देयर डॉटर्स बर्थडे। और फिर वो स्किल्ड होते हुए रॉन्ग ट्रीटमेंट दे रहा, तो फिर वो किसमें? ग्रॉस नेग्लिजेंस है। और तीसरी बात भी ग्रॉस नेग्लिजेंस है कि वो स्किल्ड है बट वो रिफ्यूज कर रहा है कि वो नहीं करेगा। मेडिकल प्रैक्टिशनर के ये सारे एग्जांपल्स होंगे। अब कोई फीमेल, एक बात बताओ, अब ना एक इसका मैं आपको ना बड़ी सारी चीजें इसमें समझाऊंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये। और इंटरेस्टिंग चीजें क्या है? लेट सपोज कि एक डॉक्टर स्किल्ड है पर आप उसके सर पे खड़े हो गए हो जाके कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ये मरेगा तो नहीं। अब आप उसको काम नहीं करने दे रहे हो, तो और उससे कोई गलती हो गया है तो ही इज लाइबल? नो, क्योंकि वो क्या नहीं कर पा रहा? फोकस नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप ऐसे कर रहे हो। पर आप खड़े हो, आप कह रहे हो कि प्लीज बचा लेना, प्लीज बचा लेना, और अब कहीं ना कहीं स्किल्ड होते हुए उसने कुछ गलत काम कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो नेग्लिजेंट हो सकता है। और देखो यूजुअली जजेस जो हैं ये मेडिकल नेग्लिजेंस को जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं देते, क्योंकि यार हम हर रैंडम केस में जो है ना डॉक्टर्स को पनिश करने लगेंगे तो फिर डॉक्टर्स जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो है वो अपना काम नहीं करेंगे। बट आज की डेट की रियलिटी ये है कि वो लोग बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं। आज की डेट में बहुत प्रोफेशनल हो गया। कोविड में जितनी भी डेड बॉडीज थी, हमें क्या पता किसी की किडनी थी कि नहीं थी, ठीक है? तो अब ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है, इनफैक्ट आरजीकर मेडिकल केस में भी कहीं ना कहीं देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कैम इन्वॉल्व्ड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कैम इन्वॉल्व्ड। वो दब गया है वो एक अलग चीज़ है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इफ़ यू प्रूव कि ग्रॉस नेग्लिजेंस, और खाली ग्रॉस नेग्लिजेंस में 3 पॉइंट नहीं आते, ग्रॉस नेग्लिजेंस में और कितने ही पॉइंट आ सकते हैं। लेट सपोज कि ये भी तो ग्रॉस नेग्लिजेंस हो सकता है कि आपको क्या कहते हैं करना, तो
सबसे बड़ा ग्रॉस नेग्लिजेंस का एग्जांपल देती हूँ। एक दिन मैंने क्लास में आके आपको बताया था ना कि ईसीजी बिल्कुल ठीक आई, फिर उन्होंने दूसरी ईसीजी कर दी, बोले जी इतना % हर्ट काम नहीं कर रहा, और उन्होंने उसको स्टंट डाल दिया। और मान लो वो स्टंट डालने की वजह से अगर उसकी डेथ हो जाए, और उन्होंने तो अपना पैसा कमाने के लिए जो है वो स्टंट डाल दिया, व्हाट इज दिस? बट ओनली इफ यू विल एबल टू प्रूफ। और सामने वाले के घर का आदमी मर जाता है तो वो काइंड प्रूव कर पाता है, वो तो उससे ही नहीं निकल पाता। मेरे तो बिल्कुल रियल में ऐसा हुआ था कि मेरी नानी जो है, कज़न नानी जो है, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, और ना उनको ना क्या कहते हैं 4 दिन तक ना डिस्चार्ज ही नहीं दिया। तो जब मेरे मामा देखने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि इनकी बॉडी तो जो है वो क्या कहते हैं हमें सूजी हुई लग रही है और हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो दे सेड कि क्या कहते हैं ना कि उन्होंने ना 5 मिनट के अंदर ना जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि क्या कहते हैं कि शी इज़ डेड। तो अब क्या कहें, नेग्लिजेंस या क्या कहें, इंटेंशन? बट कौन ही लड़े इनसे, क्योंकि ये तो बड़े बड़े लोग हैं, तो इनसे कौन ही लड़े। बट फिर भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका कोई काम रैश और नेग्लिजेंट है और वो सामने वाले की डेथ कॉज कर देता है, तो एक थिन लाइन डिफरेंस है, और वो थिन लाइन डिफरेंस किसके बीच में है? 100 में और 106 में। मर्डर में मत जाना, वो आपको यहाँ पे लिख रहे हैं इट इज़ नॉट कल्पेबल होमिसाइड। तो अगर आप इन दोनों में लेसर डिग्री देखेंगे तो वो आप सबसे पहले किस में देखेंगे कि आपका कोई एक्ट जैसे डेथ कॉज हो रही है पर वो रैश और नेग्लिजेंट है। समझ में आई बात आप लोगों को? इतना ध्यान रखिए, मैंने इसे खत्म नहीं कराया, लॉट टू डिक्टेट लॉट टू डिस्कस, तो फिर मिलेंगे, ठीक है? मुझे लग रहा है